असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। रात की स्याही चढ़कर अब एक निखरी हुई सुबह में तब्दील हो गई थी, जिससे लुत्फानंदोज होने के लिए मलिया अपने कमरे की गैलरी में बैठी हुई मोबाइल में मसरूफ थी, जबकि नरम धूप पड़ने के बाद उसके स्याह खुले हुए बाल बूढ़े लग रहे थे। मलिहा, तूने मेरा लॉकर देखा है? सबिया ने गैलरी में जाकर पूछा। हाँ देखा है, एस बना हुआ है उस पर, उसने बिना देखे हुए जवाब दिया। यार बताओ कहाँ है वो? उसने चिढ़कर पूछा। मैं जेब में लेकर घूम रही हूँ, दो, उसने तनज़े अंदाज में कहते हुए कुर्ती का संग पहने हुए अपनी जीन्स की जेब की तरफ इशारा किया। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो बड़बड़ाती हुई वापस चली गई थी, जबकि वो दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गई। अम्मी, आज मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी की है। मैं अपनी दोस्त निगहत के घर जा रही हूँ, फिर उसी के साथ शॉपिंग पर चली जाऊंगी। सबिया अपने गले में मौजूद एस वाले लॉकर का लॉक लगाती हुई रजिया की जानब आए, जो उसे साइड टेबल के ड्रॉ से बाहर मिल गया था। हाँ हाँ, तुमने बता तो दिया था रात में। अच्छा, मलिया उठ गई है ना? किचन में मौजूद मुलाजमा को कुछ हदायत देती हुई राजिया ने रुक कर पूछा। जी उठ गई है। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। उसने अपने कंधे पर लटके हुए बैग की बेल्ट पकड़ तो देखा, अल्लाह हाफिज। फिर वो बाहर की जानब बढ़ गई, जबकि रजिया किचन से निकलकर ऊपर मलिहा के कमरे की तरफ आई। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? गैर मुतवक्का तौर पर मलिहा को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता हुआ तैयार होता देख वो चौंकी। ब्लू जीन के साथ ही ब्लैक कुर्ती और उसके ऊपर मैरून रंग का कमर तक आता हुआ फिटिंग वास्कोट पहने वो आधे बालों में कैचे लगाए थे। मैंने बताया ना कि वो जो मेरी कॉलेज की दोस्त है सुमेरा, जिसकी अम्मी एक फाउंडेशन चलाती है, तो बस मैं सुमेरा के साथ वहीं जा रही हूँ। उसने कान में छोटे छोटे इयररिंग्स पहनते हुए कहा। किस खुशी में? उन्होंने आंखें सुकड़ी। ऐसे ही, मैं वहां मौजूद लोगों से मिलकर उन्हें देखना चाहती हूँ। क्या पता ये मेरे साइकोलॉजी वाले असाइनमेंट में कुछ काम आ जाए। उसने कहते हुए बैपा पड़ा हुआ स्याह स्कार्फ उठाकर गले में डाला और साथ ही ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में से कुछ ढूंढने लगे। कहा था कि सबिया के साथ ही मेडिकल में दाखिला ले लो, मगर नहीं, तुम्हें तो पता नहीं ये क्या दिमागी बीमारी में घुसने का शौक है। उन्होंने हमेशा वाली बात दोहराई थी, और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मुझसे खून हराबा नहीं देखा जाता, इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है डॉक्टर बनने का। मैं साइकोलॉजिस्ट बनकर ही खुश हो जाऊंगी। ड्रा से मतलबा चीज लेकर वो उनकी जाने बढ़ी। उसकी बात के जवाब में हमेशा उसका यही जवाब होता था। अच्छा अब मैं चलती हूँ, दोपहर 2-3 बजे तक आ जाऊंगी वापस, अल्लाह हाफिज। वो बेड पर रखा हुआ पर्स उठाती हुई बाहर निकल गई थी, जबकि वो तासुब से सर हिलाकर रह गए। क्या मतलब? सुलेमान ने चाय का कप वापस डाइनिंग टेबल पर रखते हुए पूछा। मतलब कि कल रात आपने कहा था ना कि मैं भी आप तक कुछ नहीं भूला हूँ, तो अगर मैं सब कुछ भुलाकर उनसे सुलह कर लूँ तो क्या आप इस जमीन की जिद छोड़ देंगे? गुजनफर ने भी दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए थोड़ी वजाहत की। तो इस जमीन का तुम्हारी सुलह से क्या ताल्लुक हो? उन्होंने कहते हुए कप दोबारा लबू से लगाया। ताल्लुक कोई नहीं है, बस जिद है आपकी वो जमीन ना छोड़ने की और मेरी उनसे सुलह ना करने की। तो अगर मैं अपनी जिद छोड़ दूं तो क्या आप भी अपनी जिद छोड़ेंगे? कहें मंजूर है। उसने गोया शर्त रखी थी और वो सीधा सौदेबाजी कर रहा था। बजाय फौरी तौर पर कोई जवाब देने के वो पुरसोच अंदाज में चाय पीने लगे। गजनफर ने एक भरपूर निगाह उन पर डालते हुए ये नतीजा निकाल लिया था कि वो राजी नहीं है, इसलिए बजाय मस्जिद कोई और बातचीत करने के उसने भी टेबल पर से अपना सफेद चाय से बढ़ा हुआ कप उठाकर लब्बू से करीब किया। मंजूर है। अगले ही पल उन्होंने फैसला किया, जिसे सुनकर कप को छूते हुए उसके लब वहीं पर साकत हो गए। जोहा कैंटीन के बिल्कुल कोने वाली रखी हुई टेबल पर बैठी हुई, बजाय कुछ खाने पीने के कोई किताब टेबल पर खोले हुए उसका मुताला करने में मसरूफ थे। तभी टेबल पर किसी ने चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम का कप रखा। उसने बजाय सर उठाकर देखने के एक सरसरी निगाह कप पर डाली और दोबारा मुताले में मसरूफ हो गए। फिर उसी कप के बराबर में किसी ने दूसरा कप रखा, जो कि वनीला फ्लेवर का था, मगर जोहा ने कोई रद्दमल ना दिया। फिर इन दोनों कपों के बराबर में एक तीसरा कप रखा गया था, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था और रंदे अमल भी जूं का तू। फिर आइसक्रीम लाने वाले ने यूं ही एक एक करके हर तरह के फ्लेवर आइसक्रीम कप्स का मीनार खड़ा कर दिया, लेकिन वो टस से मस्त ना हुई। यार अब बस भी कर दो ना जोहा। बिल्लाहर थक कर उबैद ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस जोहा, उसने ध्यान दिलाया। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने नपा तो अलावा जवाब दिया। क्यों? एक लफ्जी सवाल आया। क्योंकि कल जो हरकत तुमने की है ना, वो अभी तक बोली नहीं हूं मैं। उसने जोर से किताब बंद करके बरहमी से उसकी जानब देखा। तो भूल जाओ ना, तुमने सुना नहीं कि रात गई बात गई? उसने सहूलत से मशवरा दिया। नहीं सुना, लेकिन ये जरूर सुना है कि लातू के भूत बातों से नहीं मानते। वह लफ्ज चुबाते हुए बोली।
सुना तो मैंने भी है, लेकिन अब मैं तुम्हें लात मारता हूँ अच्छा थोड़ी लगूंगा। उसने मसनूई झिझक का इजहार किया, जिस पर उसका मजीद खून खोल गया था। बाढ़ में जाओ। वह गुस्से से कुर्सी धकेल कर उठने के बाद बाहर की जाना बढ़ गई। अरे यार जोहा, सुनो तो। उबैंदे जल्दी से टेबल पर सजा हुआ आइसक्रीम कप्स का मीनार अपने दोनों हाथों में उठाया, उसके पीछे भागा। हमने वादे के मुताबिक तुम्हें कब्जा दिला दिया है, और तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हें कल बाकी पैसे देने थे इमरान, मगर तुमने नहीं दिए। इसलिए अभी भी शराफत से कह रहा हूं मैं कि नहीं तो क्या कर लोगे। गुजनफर बोल ही रहा था कि टेबल की दूसरी जगह बैठे हुए दरमियानी उम्र के इमरान ने बुरी तरह से उसकी बात काटी। नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। नहीं देता मैं बाकी के पैसे, कर लो जो तुम्हारा दिल करता है। उसने बेनियाजी से कहते हुए टेबल पर रखी हुई कोक की बोतल उठाकर लबों से लगाई। और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को बता सकता हूँ कि तुम दोनों मामू भांजे का शोरूम के आड़ में चोरी छुपे लैंड माफिया का भी हिस्सा हो, जिसके बाद फिर तुम दोनों के साथ क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। उसने उनके काम के हवाले से दुरुस्त बात करते हुए धमकी दी। गुजनफर ने एक नजर पहले उसे देखा, फिर अपने तरफ का जायजा लेने लगा। ये एक लोकल होटल था जहाँ मुख्तलिफ टेबल्स पर मौजूद लोग एक दूसरे से अपने मामला पर बातचीत करने में मसरूफ थे। अगले ही पल गुजनफर कुर्सी धकेल कर अपनी जगह पर से उठा और उसके जन्म आकर उसके गिरबान से पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है ये तुम। वह बड़म हुआ और कुछ लोग भी मतवज्जो होने लगे। वही जो मेरा दिल कर रहा है। उसने दांत पीस कर कहते हुए अपनी कोक की बोतल उठाई, उसे टेबल पर मारकर तोड़ दिया, जिसके पास अब पूरा होटल उनकी तरफ मतवज्जो था, जबकि इमरान भी थोड़ा सा घबराया। एक छोड़ मुझे, उसने लागड़ सी मजाहमत की थी। चेक बुक निकाल अपनी। गजनफर ने टूटी हुई कांच की बोतल का नुकीला हिस्सा एन उसके गर्दन पर रखा। गजनफर भाई ये क्या करता है तुम। खबरदार जो कोई आगे आया। होटल वाला पठान बीच बचाव करवाने की नीयत से आगे आने ही लगा था कि गजनफर ने बोतल उसके तरफ करते हुए धमकी दी तो वो वहीं पर रुक गया। और तू निकालता है चेकबुक या काटू तेरा कनेक्शन। अब वो दोबारा बोतल की नोक उसके गर्दन पर रखे हुए गजबनाक हुआ था। निकालता हूँ। उसने घबराकर फौरन अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और चेकबुक निकाले। साइन कार्ड पर अमाउंट मैं खुद लिख लूंगा। उसने हुक्म जारी किया तो वो फौरी तौर पर जेब से पेन निकालकर तकमील करने लगा, जबकि बाकी लोगों ने खामोशी से तमाशा देखने में आफियत जानी थी। ये लो। उसने चेक गजनफर की जाने बढ़ाता, जिसे उसने थाम लिया। अगर ये चेक बोनस हुआ ना तो कल तेरी नमाज जनाजा के बारे में अनाउंस हो रहा होगा। आई समझ। उसने आधी मरतबा साथी से धमकी दी तो उसने इसबाब में सर हिलाया। और जिस पुलिस की तू हमें धमकी देता है ना, उसे मुंह बंद कर रखने के लिए रकम भेज देता है हम, इसलिए दोबारा ये धमकी मत देना, वरना इस पुलिस के जरिए तुझे किसी केस में फिट करा दूंगा। उसने इल्म में इजाफा करते हुए साथी से तनबीह की। वो फिर झटके से उसे छोड़कर बोतल जमीन पर फेंकते हुए वो बड़े बड़े कदम उठाता हुआ बैठ के जाना बढ़ गया, जबकि सब यूं खामोश हो गए गोया शाम सूंघ गया हो। ये क्या शेरहान, वो इतना हंगामा करके चला गया और तुमने कुछ नहीं कहा। उसके जाते ही एक शख्स होटल के मालिक से बोला, ओ अनाहरा, तुम उसको नहीं जानता। उस बददिमाग का मुंह कोई नहीं लगता। एक बार पहले भी इस तरह का एक झगड़े में एक आदमी बोल पड़ा था तो उसका भी सर फाड़ दिया। उसने गुजरा हुआ किस्सा बताया। क्या? और किसी ने कुछ नहीं किया उसके खिलाफ? वो हैरान हुआ। कैसे करता? पुलिस को पैसे देकर मुंह जो बंद करा देता है ये लोग, और फिर वो खुद ही इस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाता है। उसका खर्चा भी उठाया था। उसने मजीद बताया। तो जब हॉस्पिटल ही लेकर जाना था तो फिर मारा क्यों? वो और हैरान हुआ। ओ यारा, वो ऐसा ही उल्टा खोपड़ी है, तुम नहीं समझेगा। जाओ जाकर अपना काम करो और चलो तुम लोग भी रच हटाओ, और छोटे तुम जल्दी से ये सब साफ करवाओ। उसने चिढ़कर बात मिटी। कुछ दिन पहले एक जवान लड़का उन्हें जान छोड़कर गया था, ये कहकर कि वो घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती और बार बार घर छोड़कर कहीं चली जाती हैं। जब उससे उन्होंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि वो अपने घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर एडमिट कर लिया। सुमेरा ने मलिया के हमरा चलते हुए बताया। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती हैं, काफी संजीदा मिजाज की हैं। बस उनके बराबर वाले बेड पर सोती हुई खातून ने बताया कि वो अक्सर नींदों में एक लफ्ज बड़बड़ाती हैं। वो मजीद बताते हुए रुके। कौन सा लफ्ज? मलिहा को जाने का तो जसूस हुआ। मान। मान। उसने ताज्जुब से दोहराया। हाँ मान। अब पता नहीं ये लफ्ज उनके ज़हन में क्यों अटकवा हुआ है। उसने लालमी से कंधे झुकाए। हो सकता है किसी ने उनका मान तोड़ा हो और उन्हें इसी बात का सदमा लगा हो। मलिहा ने हयात जाहिर किया। शट अप यार। समीरा को उनकी ये बात बेतुकी लगी। अच्छा अभी कहाँ है वो? उसने दूसरा सवाल उठाया। वहीं
जनरल वार्ड में अपने बेड पर खामोशी बैठी हुई हैं। उसने सामने की तरफ इशारा किया। मिस समेरा, आपको मैडम बुला रही हैं। तभी एक कमसू लड़की ने आके इतला दी। मलिया, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आई हूँ। वो कहकर लड़की के साथ आगे बढ़ गई, जबकि उसने जौबन सर हिलाया। सफेद संगमरमर से बना हुआ ये खूबसूरत साफ सुथरा कॉरिडोर था, जिसके दोनों अतराफ में थोड़े थोड़े फासले से रखे हुए सबज पौधे आंखों को बहुत ही भले लग रहे थे। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद मलिहा ने कदम सामने वाले कमरे की जानिब बढ़ाए थे, जिसके दरवाजे के ऊपर जर्नल वार्ड के तहते लगे हुए थे। दरवाजे पर रुककर उसने अंदर देखा तो बिल्कुल कोने में खिड़की के पास रखे हुए बेड पर हल्के आसमानी रंग में एक तकरीबन 40 साल औरत सराहने से टेक लगाए हुए खामोश बैठी हुई थी। उन्हें देखकर यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि ऐन जवानी के आयाम में वो बेहद पुरकशिश रही होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि हुस्न कयामत सही मगर ता कयामत नहीं। गजनफर एक काम के सिलसिले में कहीं आया हुआ था और अब काम मुकम्मल होने के बाद वो बिल्डिंग से निकलकर अपनी कार की जानब बढ़ा। साथ ही उस अपनी शर्ट पर अटके हुए स्याह सनग्लासेस भी धूप से बचने के लिए आंखों पर लगा लिए। वो जैसे ही कार के करीब पहुंचा तो उसकी नजर रोड पर बैठे हुए एक बूढ़े फकीर पर पड़ी, जो आते जाते लोगों से फरियाद कर रहा था। कुछ सोचते हुए वो ये जो चौड़ा सा रोड पार करके उसकी तरफ आया और जीन्स की जेब से कुछ निकाल कर उसके कशकोश में डाल दिया। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे बेटा, फकीर ने रवायती दुआ दी, जिस पर वह ताली से मुस्कुराकर वापस पलटा। पता नहीं क्यों इस दुआ पर वो चाह कर भी आमीन नहीं कह पाया था। शायद इसलिए क्योंकि उसे यकीन हो चला था कि उसकी मुराद का पूरा होना नामुमकिन है। वो इन्हीं सोचों में इस कदर गलता था कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो मेन रोड पर इतना आहिस्ता चल रहा है। वो गाड़ी के हॉर्न के बाद जब तक उसे होश आया तब तक देर हो चुकी थी। ड्राइवर की लाख कोशिश के बावजूद भी वो जद में आने से ना बचा और उछक कर थोड़ा दूर जा गिरा। पल भर में वहां अफरा तफरी मच गई थी। लोग दायरे की सूरत में रोड पर आंधे पड़े हुए गजनफर के गिर्द इकट्ठा होने लगे थे, जिसके सर से गड़ा खून उबल कर उसका चेहरा सुर्ख कर रहा था। वो लोगों की आवाजें हथौड़ी की मान उसके सर पर लग रही थी। आए हाय, बेचारे के सर से खून निकल रहा है। अरे उसको उठाकर सर पर लेकर चलो। नहीं भाई, कोई हाथ मत लगाना वरना पुलिस हमें भी फंसा देगी। एम्बुलेंस को फोन किया किसी ने? उसकी तलाशी लेते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कुछ लोगों ने तो बाकायदा मोबाइल से वीडियो भी बनानी शुरू कर दी थी, मगर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया था। तुम लोगों में जरा सा भी एहसास है या नहीं? एक शख्स मरा पड़ रहा है और तुम लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हो। तभी एक लड़की गुस्से से चलाई। गजनफर की आंखों के सामने अंधेरा चलने लगा था। उसे लफ्ज भी ठीक समझ नहीं आ रहे थे। मैडम, ये पुलिस केस है, अगर पुलिस के आने से पहले उसे हाथ लगाया तो पुलिस हमको भी उठा लेगी। एक आदमी ने बेतुकी अक्लमंदी भी झाड़ी। और अगर पुलिस के आने तक ये मर गया तो? लड़की ने तुर्की पर तुर्की सवाल किया तो वो कुछ ना बोला। मैं भी मेडिकल के असूल अच्छे से जानती हूँ। एमरजेंसी की सूरत में तो मुजरम को भी पहली फुर्सत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, बाकी कार्रवाई होती है। ये तो फिर भी एक्सीडेंट का केस है, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। लड़की ने मजीद कहते हुए गजनफर की जानब इशारा किया, जिसका खून बह जा रहा था। सॉरी मैडम, हम नहीं पड़ेंगे इसी किसी प्राइड पंगे में। लोगों ने बेहिसी का इंतहा करते हुए साफ इनकार कर दिया, जिस पर उसे अफसोस पर भी हैरत हुई। कितने बेहिस हैं आप लोग। अगर उसकी जगह आपका कोई अपना होता तो ये भी यही कहते। उसने गम व गुस्से से मलामत की। मैडम, हम चलते हैं उन्हें लेकर। तभी कुछ लोग मदद के लिए हिम्मत करते हुए आगे आए। गजनफर ने महसूस किया कुछ लोगों ने उसे उठाकर किसी चीज पर लटाया है और अब उसे कहीं पर लेकर जा रहे हैं। फिर यह हरकत रुक गई और गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज के साथ ही उसे लगा कि जमीन चलने लगी है। सुनो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज उस लड़की की थी जो थोड़ी देर पहले लोगों पर चलाई थी। सुनो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, रिलैक्स, बस मामूली सी चोट है। वो उसे तसल्ली दे रही थी। वो आंखें खोलकर उसको देखना चाहता था, मगर उसे अपनी पलकें मन मन बाड़ी होती हुई महसूस हो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जेब टटोल रही है। फिर उसने उसकी जेब से कुछ निकाला था। शायद उसका पर्स था। सुनो गुजनफर अब्बास, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब उसने बाकायदा उसका नाम पुकारा। शायद उसका शनाख्ती कार्ड दे चुकी थी पर्स से निकाल कर। रिलैक्स, वो अब उसे तसलियां दे रही थी, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर होशो हवा से बेगाना हो गया। यार, मैं कब से सॉरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम होकर सुन नहीं रही हो। गाड़ी से उतरकर जोहा तेजी से अंदर जाने लगी थी। तभी उबैद भी ड्राइविंग सीट का दरवाजा बंद करते हुए उसके पीछे आया था। क्यों सुनूं मैं? जरूरत ही क्या थी कल सबके सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? वो बढ़मी से रुक कर पलटी। यार, अगर मैं सच बताता तो डांट पड़ती ना डैड से। वो सच्ची वो पटाहा तो रोड पर बच्चे फाड़ रहे थे तो मैंने मना करने के लिए उनसे छीना था, उसने वजाहत की। और लाकर मुझे पकड़ा दिया। जोहा ने तंज अंदाज में बात जोड़ी।
मैं तो बस मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ, मुझे क्या पता था कि वो पटाखा दादी के पास जाकर गिरेगा। सॉरी, उसने अपनी सफाई पेश करते हुए फिर माजरत की, जिस पर बजाय कोई जवाब देने की उसको घूरने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? तभी शहाना कहती हुई आई तो वो दोनों चौंके। जोहा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से अंदर की जाना बढ़ गई, जबकि उबैद वहीं पर खड़ा रहा। ये किस खुशी में मिन्नत समाज कर रहे थे तुम कल से मोहतरमा की? अब वो तीखे अंदाज में उससे मुहातब हुई। मम्मी, वो कोई खास बात नहीं, बस जूनी का कुछ मसला था। उसने लम्हे बढ़ को सटपटा कर बात बनाई। हाथ में रहो अपने, कोई जरूरत नहीं है उसे ज्यादा सर चढ़ाने की। वैसे ही इन दोनों बहन भाइयों का दिमाग आसमान पर चढ़ा रहता है। वो तुम मस्जिद जी हजूरी में लगे हुए हो। उसने संजीदा अंदाज में नापसंदीदगी बाजिया थी, जिसके जवाब पर उबैद ने खामोश रहने में आफियत जानी। चलो अब अंदर जाओ, उन्होंने बात सिमटते हुए हुक्म दिया तो वह फौरन अंदर के जाना बढ़ गया। गजनफर ने आहिस्ता आहिस्ता लदरती पलके उठाए तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर है। उसका जहन बिल्कुल खाली मालूम हो रहा था, जबकि जिस्म में भी दर्द का एहसास होने लगा था। गजनफर, किसी मायूस आवाज ने उसका नाम लिया। आवाज के ताकब में उसने बाईं तरफ गर्दन मोड़ी तो सलमान को नजदीक स्टूल पर बैठा पाया, जो कि फिक्रमंदी से उसे देख रहे थे। कैसी तबीयत है बेटा? उन्हें नरमी से पूछा। मुझे मुझे क्या हुआ? उसने रुक रुक कर पूछा। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था बेटा, तुम हॉस्पिटल में हो। उन्होंने असल बात बताया। वो कहाँ है? उसे इसी तरह कहा। कौन? वो समझे नहीं। वो लड़की? कौन सी लड़की? अच्छा, वो जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। वो नतीजे पर पहुंचे तो उसने इस बात में सर हिलाया। वो मुझे इतला देकर मेरे आने से पहले ही जा चुकी थी, उन्होंने बताया। तो उसने ये जानकर अच्छा नहीं लगा कि वो जा चुकी है। मैं डॉक्टर से मिला था, उन्होंने बताया कि कोई खतरे की बात नहीं है, सिर्फ सर पर थोड़ी सी चोट आई है। 1-2 दिन तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, उन्होंने मजीद कहा। मगर उसका ध्यान तो इस अजनबी लड़की पर अटक गया था, जिसकी जान बचाकर चुपके से चली गई थी। और अब उसे ये जानने की तो जैसे हो रही थी कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई और कौन थे। सबिया, इतनी जल्दी वापस आ गए तुम? हाथ में बैठी हुई रजिया उसको देखकर ताज्जुब से बोली। जी अम्मी, वो निगत की फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए शॉपिंग कैंसिल कर दी, उसने थके हुए अंदाज में बताया। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? उन्हें फिक्र हुई थी। उनका उसका भतीजा खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गया था, तो फिर हम सब उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। अभी भी निगत वहीं पर है। मुझे मस्जिद वहां पर रुकना ठीक नहीं लगा तो मैं वापस आ गई, उसे सोफे के नजदीक रुक कर बताया। ओह, तो अब कैसा है बच्चा? उन्हें तशवीश हुई थी। ठीक है, बस 2 टांके आए हैं, रात तक डिस्चार्ज भी कर देंगे, उसने तसल्ली दी। अल्लाह पाक रहम करे, उन्होंने दुआएं दी। आमीन। तो ये तुम्हारी कमीज पर खून उसी का लगा हुआ है? उन्होंने उसके दामन की जानब इशारा किया तो उसने खुद को भी चौंक कर देखा। ओ, ये तो मैंने भी नहीं देखा, शायद फर्स्ट एड देते हुए लग गया होगा, उसने कहते हुए दामन देखा। चलो कोई बात नहीं, जाकर कपड़े बदलो, उन्होंने सहूलत से मशवरा दिया तो वह इस बात में हिलाकर आगे बढ़ गए, जबकि रजिया दोबारा टीवी की जानब मतवज्जो हो गई। जी बस ये आखिरी साल है ना जूनी में, जो कि 3 महीने बाद पूरा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों के साथ ही चलूंगा ऑफिस। वो अभी भी अजीज भाई मुझे ऑफिस के मामलात के बारे में कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। कुर्सी पर बैठा हुआ उबैद फरमाबरदारी से बोला। सुनने में और अमल करने में फर्क होता है, जब तुम प्रैक्टिकली कारोबारी मामलात में आओगे तब पता चलेगा तुम्हें। आटे दाल का भाव, शफात ने संजीदगी से कहा। आटे दाल का भाव? ये तुम लोगों ने परचून की दुकान कब खोली? दुर्दाना ने मुस्तनी हैरत का इजहार किया था। मसाल दे रहा हूँ अम्मा भी, आप ये बात बात पर पंच न मारा करें। शफात ने माँ को वजाहत दी। तमाम घर वाले शाम के वक्त हंसपे ममूल चाय पीने के बहाने लान में इकट्ठा थे। कभी बातों का रुख कारोबारी मामला से होता हुआ उबैद की जानब घूम गया। अरे अब ऐसा भी कोई बेवकूफ नहीं है मेरा बेटा, माशाल्लाह से। मेरा उजैर तो कारोबार के सारे मामला समझ ही चुका है। उबैद भी जल्दी से सब सीख जाएगा। जोहर तो वैसे भी शादी करके यहाँ से रुखसत हो जाएगी और कोई है नहीं, तो अब आगे उजैर और उबैद को ही संभाला है ना सब, तो संभालेंगे, फिक्र ना करें आप। बहुत अच्छी तरबियत की है मैंने अपने बच्चों की, ये औरों की तरह नहीं है, शाहना ने अपनी मसनून बेनियाजी से कहते हुए आखिरी जुमला तंजिया अंदाज में कहा, जिसके बाद सालिया पहलू बदल कर रह गई, जबकि बाकी सभी बाहूबी उनका मफहूम समझ चुके थे। उबैद, लेटर दो अपना। अचानक सुहा लान में आकर सीधी उबैद से बोली। क्या? मेरे पास लेटर कहाँ है? वो सटपटाया। तुम्हारे जेब में है, दो जल्दी, चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाना है। किचन का लेटर काम नहीं कर रहा, उसने बकायदा हाथ आगे किया था। ये क्या कह रही है बेटा? उबैद के पास लेटर क्यों होगा? सालिया ने भी टोका। क्योंकि ये सिगरेट जो पीता है मम्मी, उसने इत्मीनान से जवाब दिया तो उबैद की जान पर बन गई।
सबिया ठीक है, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा बेटा भला कब सिगरेट पीता है? शहाना भी सख्ती से बोली। रोज रात को खाने के बाद छत पर जाके उसने इत्मीनान से इल्म में इजाफा किया। उबैद, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब शफात भी बरहम हुए। नहीं डैड, ऐसा नहीं है, वो जल्दी से बोला। नहीं चाचू, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। जोहा ने अपनी बात पर जोर दिया। मेरा बेटा ऐसा नहीं करता था, शहाना ने नफी की। आपका बेटा ऐसा करता है, मगर आपको दूसरों के बेटों में नुक्स निकालने से फुर्सत मिले तो अपने बेटे की हरकत नजर आएगी ना। जोहा ने चिमटे हुए अंदाज में तंज मारा, जिस पर वो सुलह कराएगी। जोहा, ये क्या बदतमीजी है? रफाकत ने बरहमी से डपटा। सॉरी पापा, मगर ये बदतमीजी नहीं, हकीकत है। वो अभी अपनी बात पर कायम थे। उबैद, लेटर दो जोहा को ताकि वो चाय बनाए। उजैन ने बज़ाहिर संजीदगी से कहकर मज़ीद चलती बात तेल छिड़का, जबकि उबैद की शामत आती देखकर उसे बड़ा ही लुत्फ आता था। क्या हो गया है भाई? मेरे पास नहीं है कोई लेटर वेटर, उसने जोरों शोर से नफी की। जोहा, जो मेरे कमरे से लेकर आओ। तभी दुर्दाना ने मुदाहलत की। आपके पास लेटर कहाँ से आया दादी? उसके बराबर में बैठे हुए उजैन ने मुस्लिम हैरत का इजहार किया। माचिस की बात कर रही हूँ, कम बात, अगर बत्ती जलाने के लिए रखी थी कमरे में। उन्होंने उसके सर पर चिपत लगाते हुए तसहीह की। सुबह से रात हो चुकी थी और इस बीच दवाइयों के जेर असर गजनफर कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था, जबकि सुलेमान भी काफी देर से उसी के पास मौजूद थे और अब नर्स की हदायत पर कुछ दवाइयां लेने गए थे। गजनफर प्राइवेट रूम के बेड पर सीधा लेटा हुआ था। उसके सर और बाएं हाथ पर पट्टी बांधी हुई थी, जबकि दाएं हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मरीजों के महसूस नीले लिबास में पैर तक सफेद चादर ओढ़े हुए लेटा वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे यहाँ तक लाई थी, मगर उसके बारे में कुछ नहीं जान सका था। तभी रूम का दरवाजा खुलने की आहट पर उसने उस तरफ देखा तो सफेद यूनिफॉर्म में एक दरमियानी उम्र की नर्स उसी की जानब आती हुई नजर आई, जिसके यूनिफॉर्म पर हीना नाम का बैच लगा हुआ था। करीब आकर उसने गजनफर की ट्रिप चेक की, जो कि तकरीबन खत्म हो चुकी थी, जिसे वो तब्दील करने लगी। सिस्टर, उसने कुछ सोच के पुकारा। जी, वो मतवजा हुई। क्या आपको पता है कि मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? एक उम्मीद के तहत वो पूछ बैठा। जी, मुझे तो क्या पूरे स्टाफ को पता है, उसने स्टैंड पर लटकी हुई ड्रिप उतारते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? बोल जा। मतलब अच्छा खासा शोर मचा दिया था उन्होंने आपका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। डॉक्टर कह रहे थे कि ये पुलिस केस है, तो वो कहने लगी कि मेडिकल के रूल्स उन्हें भी पता है, लिहाजा आपको फौरी ट्रीटमेंट दिया जाए, वरना उनकी कंप्लेन कर देंगे। फिर जब का ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो पता नहीं कब वो चली गई। उसने ट्रिप बदलते हुए तफसील बताए। उनका नाम वगैरह कुछ मालूम है आपको? उसने मजीद कुरेदा। जी नहीं, उसने लफ्सी कहा। अच्छा, और कोई बात, कोई खास निशानी? वह कोई भी सिरा ढूंढना चाह रहा था। उसके बाप पर वो सोच में पड़ गई, गोया सीने पर जोर दे रही हो, जबकि वो दिल में दुआ गो था कि काश उसे कोई भी काम की बात याद आ जाए। कोई खास निशानी तो नहीं थी, हाँ, मगर उनके गले में एक लॉकेट पहना हुआ था जिस पर एस लिखा हुआ था। उसने बहुत सोचने के बाद ये कलील मालूमात फराहम किए थे। एस? वो भी जेर लब बड़बड़ाया। मतलब उसका नाम एस से आता है। वो खुद कलामी करते हुए नतीजे पर पहुंचा। सबिया, बात सुनो, मलिहा ने बाइपर उसके सामने बैठते हुए कहा। सुनाओ, वो लैपटॉप पर नजर जुआए हुए बोली। मैंने बताया था ना कि मेरी दोस्त मैरा की अम्मी के फाउंडेशन में बहुत सी लावारिस खातून और लड़कियों को पनाह दी जाती है, उसने यकीन दिलाया। तो ये कि वहां पर थोड़े दिन पहले एक नई खातून आई है जो कि किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, मगर वार्ड की औरत ने नींद में उन्हें एक लफ्ज बड़बड़ाते हुए सुना है। उसे सुनसनी फैलाई। कौन सा लफ्ज? मान। उसका क्या मतलब हुआ? उसने नजर उठाकर देखा। यही तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या कुछ? उसने कहते हुए पूछा। नहीं, मैं उन्हें जानती थोड़ी हूँ, उसने कांधे उचकाए। फिर भी कोई आइडिया? क्या मतलब हो सकता है इसका? उसने इसरार किया और वो भी सोचने लगे। हो सकता है कि उनके बेटे का नाम हो, जिसने शादी के बाद उन्हें घर से निकाल दिया और उन्हें इसी बात का सदमा लग गया। उनके मां ने उनका मान तोड़ दिया। उसने पुरसोच अंदाज में ख्याल जाहिर किया। हो सकता है। वो भी मुत्तफिक हुई। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये अब तो ये ठीक कैसे होंगे? मलिहा ने दूसरा सवाल उठाया। मुझे क्या पता, मैं माहिर नफ्सियात थोड़ी हूँ, हटो अब कान करने दो मुझे, वो चीखकर कहते हुए दोबारा लैपटॉप की जाने मुतवज्जो हो गए। मलिहा भी वहां से उठकर बेड की दूसरी जानब यानी कि अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। निगत का भतीजा कैसा है अब? अम्मी बता रही थी कि आज सीनों से गिर गया था वो, तुम निगत के साथ उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। मलिहा ने कमल ओढ़ते हुए पूछा। हाँ ठीक है, ज्यादा कोई गहरी चोट नहीं आई, उसका अंदाज बात खत्म करने वाला था, जिसके बाद फिर मलिहा असबाब में सारी हिलाकर सोने के लिए लेट गई, जबकि सबिया कुछ देर मजीद अपने काम में मसरूफ रही।